आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ये तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है ही, साथ ही बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल माध्यमिक एवं बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न होते ही हैं। बिहार पॉलिटेक्निक में कम से कम 5 प्रश्न और बिहार पैरामेडिकल में कम से कम 2 प्रश्न इस चैप्टर से रहते हैं। तो आते हम लोग एनसीईआरटी को हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि इसमें वो सारे कंटेंट्स दिए रहते हैं जिससे क्वेश्चन तैयार किया जाता है। सबसे पहले यह समझे कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश प्रत्येक वस्तु के आर पार जा सकती है या नहीं जा सकती, तो प्रत्येक वस्तु के आर पार नहीं जा सकती है। इसके अनुसार हम वस्तु को 3 भागों में बांट देते हैं। एक वस्तु वो हुआ जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जा सकती हैं, उसको कहते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। एक वस्तु वो हुआ जिसके आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती है, जैसे आपका दीवार है। दीवार आप टोटल खिड़कियां बंद कर देते हैं तो प्रकाश आना बंद हो जाता है, तो वो प्रकाश की किरणों को जाने से रोक देता है, उसके आर पार नहीं जाती है, तो वो हो गया अपारदर्शी, ओपेक। और एक ऐसा होता है, जैसे कांच में देखेंगे, न तो पूर्णतः रोक पाता है, न पूर्णतः प्रकाश की किरण जा पाता है, तो उसको कहते हैं पारभासी। न पूर्णतः पारदर्शी होगा, न पूर्णतः पारदर्शी होगा। तो प्रकाश की किरणों के आने जाने के हिसाब से हम वस्तु को 3 प्रकार से बांट दिए। पारदर्शी वस्तु, जिसके आर पार आसानी से प्रकाश की किरणें चली जाती है, जैसे शीशा है आपका, शीशा के आर पार प्रकाश की किरणें आसानी से जा सकती है। अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं जा सकती। और पारभासी, जिसके आर पार जाती तो है लेकिन आंशिक रूप से जाती है। अब प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह एक सरल रेखा पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इनके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बहुत छोटा अगर वस्तु है और उस की प्रकाश की किरण यदि जा रही है तो क्या करेगा? उसको डायरेक्ट रास्ता नहीं मिल रहा तो मुड़ के पास कर जाएगा। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। ये शब्द आपकी भारतीय वर्ण में नहीं है, इसलिए इसका गौर करके चलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी छोटी वस्तु से होकर गुजरती है तो सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति होती है, और इसी प्रवृत्ति को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाश की, जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं, असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। ठीक है? और इसके संबंध में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। यानी प्रकाश किरण बना, किरण पुंज है, और किरण पुंज में भी कण है। ठीक है? कई कण हैं, प्रकाश के लाखों करोड़ों कण हैं एक किरण पुंज में। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया है न ही कण माना गया है। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया कि दोनों के बीच की कर लिए।
अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझें। तो प्रकाश का परावर्तन कब होगा? जब सामने प्रकाश की किरण जब चल रही, किरण पुंज चल रही है, तो सामने में पास नहीं हो पाएगा। यानी प्रकाश की किरणें जब किसी अपारदर्शी, अभी समझाएं कि अपारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार नहीं जा सके। तो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरेगी तो गुजर तो पाएगी नहीं, तो क्या होगा, उसको लौटना होगा, और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है। अब आप आईना देखेंगे, आईना में भी परावर्तन होगा। तो आप तो कहेंगे कि भाई आईना तो कांच का बना होता है, और अभी आप बताए हैं कि कांच जो है वो पारदर्शी वस्तु है, तो फिर उसके आर पार क्यों नहीं जाता है? अब आप गौर कीजिए, आईना में एक सतह है जिस सतह से आप देख रहे हैं, और एक पिछला सतह है। पिछला सतह को आप गौर करेंगे, उसको पेंट कर दिया जाता है। पेंट कर दिया तो एक सतह से तो पास करने जा रहा है, लेकिन दूसरा सतह उसको रोक रहा है। तो क्या होगा, पीछे का सतह आगे का सतह यदि उसको जाने दे रहा है, तो पीछे का सतह उसको रोक रहा है, तो वहां क्या होगा, टकरा के लौट जाएगा। इसीलिए दर्पण से परावर्तन होता है। ठीक है। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, ये समझिए। कि प्रकाश की किरणें जिस सतह से होकर गुजर रही, तो जिस बिंदु पर पड़ रही है, मान लीजिए जहां पे पड़ रही ये सतह अगर है, और इस सतह पे प्रकाश की किरण पड़ रही है, तो इस सतह पे पहले एक 90 का कोण बनाइएगा, तो उसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और प्रकाश की किरण जो आई, इसको कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश की किरण आई तो आपतित किरण, और लौटी तो कहेंगे परावर्तित किरण। तो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसी को कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण यानी लौटने वाली किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो यही नियम है कि जितना आपतन कोण होगा, उतना ही परावर्तन कोण होगा। ठीक है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा कहता है कि तल जो है आपतित किरण का, परावर्तित किरण का और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब का, तीनों का तल एक ही होगा। सेकंड नियम कहता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। अब आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित होंगे। प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? समतल दर्पण में आप देखेंगे कि आपका बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। आप यदि बाएं गाल पे थप्पड़ मारेंगे, हाँ, तो लगेगा कि दाहिना गाल पे हम थप्पड़ मार रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि पार्श्विक विस्थापन होता है उसमें, यानी बायां भाग दायां और दायां भाग बायां। लेकिन प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब आभासी होता है। आप दर्पण के पास हैं, इमेज बन रहा है, दर्पण से दूर हो जाइए, इमेज खत्म हो गया। तो प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। दूसरा क्या है कि आप दर्पण के जितना पास जाएंगे, इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा। जैसे दर्पण रखा हुआ है, आप दर्पण से जितनी दूरी पर हैं, इमेज भी उतना ही दूरी पर आएगा। आप दर्पण के पास आते जाइए, इमेज भी पास आता जाएगा। आप एकदम दर्पण में बिल्कुल सट जाइए, इमेज भी दर्पण में बिल्कुल सट जाएगा। अब दर्पण में उंगली दबाइएगा तो आपका इमेज भी दर्पण में उंगली दबाएगा। ठीक, यानी समतल दर्पण के इमेज के बारे में आपको आइडिया लग गया। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, पार्श्विक विस्थापन होता है। उसके बाद इमेज जो है, इमेज माने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु। ठीक है।
अब गोलीय दर्पण पे आते हैं। गोला समझते हैं? तो जो शीशा जिसे दर्पण बन रहा है या कांच, जो गोला हो और उस गोला को दर्पण के फॉर्म में बना दिया था, यानी गोला को हम दो भाग में बांट दिए, दो भाग में तोड़ दिए, आधा आधा काट दिए, एक भाग पर पेंट कर दिए और एक भाग पर पेंट नहीं किए, तो यह जो दर्पण होगा यह गोला से बना है। तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो परावर्तक सतह होता है वह गोलीय होता है। अब गोलीय दर्पण में समझे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए, ये दर्पण जो है गोला गोला है ना, गोला है, और इस गोला में अब ध्यान देखिए, ये गोला काट दिए, तो गोला काट दिए, तो अब यहाँ देखिएगा कि ये भाग हम पेंट कर दिए, ये भाग पेंट कर दिए, तो धंसा हुआ भाग से आया, परिवर्तन हुआ, उभरा हुआ भाग जो है वो अपारदर्शी हो गया। तो ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण, जिसके धंसे हुए भाग से, भीतरी भाग से परिवर्तन हो, ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। अब जस्ट देखिए इसका रिवर्स। अब क्या करेंगे कि इसके उभरे हुए भाग को हम क्या किए कि धंसे हुए भाग को हम पेंट कर दिए, उभरे हुए भाग से अब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे दर्पण को कह रहे हैं उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण दोनों गोलाई का भाग है। यदि हम उभरे हुए भाग को पेंट कर दिए, भीतरी भाग से परिवर्तन हो रहा है, तो अवतल दर्पण। भीतरी भाग को पेंट कर दिए, उभरे भाग से परिवर्तन हो रहा है, तो उत्तल दर्पण। ठीक। अब इसमें दर्पण में आपको समझना होगा ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है। आइए इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। ये दर्पण एक गोला का भाग है। इस गोला का जो बीच का भाग होगा उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसको पी से लिखते हैं। ठीक, ध्रुव क्लियर हो गया? ध्रुव में कोई कंफ्यूजन नहीं। दर्पण का जो सेंटर पार्ट हुआ, जो बीच का भाग हुआ, उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब दर्पण जिस गोले का भाग है, तो गोला में तो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, केंद्र होता है। तो जिस गोले का भाग है दर्पण, तो उस गोले का जो केंद्र जहां रहा होगा उसी को इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि ध्रुव और वक्रता केंद्र समझ में आया? वक्रता केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ जो है सी होता है कर्वेचर का इंग्लिश, इसलिए इसको सी से रखते हैं। ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल, इसलिए इसको पी से डिनोट करते हैं। ये क्लियर हो गया? ध्रुव किसको कहते हैं? दर्पण के बीच वाले भाग को ध्रुव कहते हैं, और दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव को जो मिलाने वाली सरल रेखा है, इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, या आप पीछे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, जो सरल रेखा है इसी को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब समझिए कि यहाँ जो वक्रता केंद्र हो गया, जो ध्रुव हो गया, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या क्लियर हो गया? त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस किससे लिखाता है? आर से, आर ए डी आई यू एस, इसलिए वक्रता त्रिज्या को हम आर से व्यक्त करते हैं। और यहाँ से मुख्य अक्ष के, मुख्य फोकस नहीं मुख्य अक्ष कहते हैं, सॉरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर में समांतर का थोड़ा सीधा, जैसा जैसा मुख्य अक्ष है, समांतर रेखा उस रेखा को कहते हैं जिसको आगे पीछे मिलाने पर कहीं ना मिले,
तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? तो वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली मुख्य रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें, आपकी किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक प्रतिबिंब में मिलेगी, आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस। क्लियर हो गया? अब ये जो फोकस दूरी होती है, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या हुआ? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस को एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं, वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं। तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। ये आपका क्लियर हो गया? तो वक्ता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये सब सारा समझ गए आप। अब समझिए द्वारक क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका अधिकांश भाग गोलीय होता है और इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। एक सीमा है ना कि भाई कहाँ परिधि, इसका कोई वृत्त होता है, इसका परिधि होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक है ना। ये जो व्यास होगा, ये दर्पण का द्वारक हो गया, यहाँ से यहाँ ले लें तो दर्पण का द्वारक हो गया। ठीक है, परिचय कहते इंग्लिश में उसको। वक्ता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी हो गई या फोकस वक्ता त्रिज्या की आधी हो गई, ये बता दिए हैं। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना। प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब में कुछ खास पॉइंट आपको समझना है। प्रतिबिंब, पहला तो ये पॉइंट है कि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है क्या आभासी। वास्तविक ने रियल इमेज बना की इमेजिनरी इमेज बना। दूसरा है कि प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है। जैसे मान लीजिए कि ये उनके लिखा हुआ है और ये उल्टा हो गया उनके, प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, आभासी है या काल्पनिक है, सीधा है या उल्टा है, बड़ा है या छोटा है या बराबर है ना। जितना बड़ा उनके लिखा हुआ उतनी बड़ा इमेज बना है या उससे छोटा बना है या उससे बड़ा बना। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आप देखिए कि अवतल दर्पण में कैसे आप इमेज को ध्यान में रखें कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु को अनंत पर रखी जाए उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कैसे याद रखना है आपको, वस्तु अनंत पर आए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। यदि अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रहे तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनता है। अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर। ये अवतल दर्पण की बात हो रही है। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर। यदि वस्तु वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। यदि वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। यदि वक्ता केंद्र और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यदि एफ पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और यदि ध्रुव और एफ के बीच हो तो दर्पण के पीछे बनता है। अब इसको आप फिगर में समझिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये वक्ता केंद्र है, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक, अनंत पर है तो प्रतिबिंब किस पर बनेगा? फोकस पर। फोकस कहाँ है? जितनी इसकी वक्ता त्रिज्या उसकी आधी दूरी पर फोकस हो गया। तो वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बना फोकस पे। यदि वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्ता केंद्र और एफ के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा।
यदि वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। यदि वस्तु को वक्ता केंद्र और एफ के बीच डालें तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यदि वस्तु को एफ पर डालें, फोकस पे डालें, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और यदि वस्तु को हम एफ और पी के बीच डालें, तो ध्रुव और मुक्त फोकस के बीच डालें, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ऐसे आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर हो गया इतना? इसे को रिवाइज करके फिगर में देख लें, एकदम दिमाग में बैठा लें। सही क्वेश्चन भी आता है, यदि अवतल दर्पण में वस्तु को वक्ता केंद्र और एफ के बीच रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और अनंत के बीच, अनंत पर एफ और पी के बीच। ऐसा विकल्प होता है। जब तक आपके माइंड में नहीं वो सेटल होगा तब तक आप कंफ्यूज कर जाएंगे। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, यदि वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और एफ के बीच। यदि वस्तु वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही। यदि वस्तु वक्ता केंद्र और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। यदि वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। यदि वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। इतना क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट समझ गए, अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर समझें कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, आकार बड़ा होगा कि छोटा होगा। यदि वस्तु अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब आएगा, है ना। यदि वक्ता केंद्र से और अनंत के बीच है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है, प्रतिबिंब छोटा होगा। वक्ता केंद्र पर है तो समान साइज होगा, वक्ता केंद्र और एफ के बीच थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एफ पर है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पी और एफ के बीच है तो बड़ा। ठीक, अब इसको आप फिगर में समझिए। ठीक है, यदि प्रतिबिंब को, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो फोकस पर बन रहा है, 2 पॉइंट को साथ लिखे चल रहे हैं। यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। यदि वस्तु को अनंत और एफ सी के बीच रखा जाए, वक्ता केंद्र के बीच और एफ के अनंत के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और एफ के बीच बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यदि प्रतिबिंब को वक्ता केंद्र पर ही रखा जाए तो इमेज क्या बना, प्रतिबिंब क्या बना, वक्ता केंद्र पर ही बना और समान साइज का बना, जितना साइज का वस्तु है उतना ही साइज का इमेज बना। यदि वस्तु को हम वक्ता केंद्र और एफ के बीच डालें तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि वस्तु को हम एफ पे डालें, फोकस पे डालें, तो प्रतिबिंब ज्यादा बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। यदि वस्तु को हम एफ और पी के बीच डालें तो दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हो गया 2 पॉइंट। अब हम लोग आते हैं आभासी और काल्पनिक, वास्तविक। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो फोकस पे बन रहा है बहुत छोटा, वो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, कहाँ होगा, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा ही होगा। ठीक है, एक स्थिति को छोड़कर सब में आभासी तथा वास्तविक तथा उल्टा है। वक्ता केंद्र पर है तो वक्ता केंद्र पर ही समान साइज का, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वक्ता केंद्र और एफ के बीच है तो वक्ता केंद्र से परे यानी वक्ता केंद्र अनंत के बीच बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। फोकस पर है तो अनंत पर बहुत बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। लेकिन पी और एफ के बीच हो तो दर्पण के पीछे बन रहा है, ये बड़ा तो बना लेकिन आभासी और सीधा हुआ। फिगर में समझ लीजिए, लास्ट अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, ठीक है, फोकस पर बना, बहुत छोटा बना, आभासी बना, उल्टा बना। अनंत वक्ता केंद्र के बीच है तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच क्या बना, छोटा बना, आभासी बना, उल्टा बना और कहाँ बना, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बना। वक्ता केंद्र पर ही है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बना, ठीक है, और ये प्रतिबिंब वस्तु के
साइज के बराबर बना, आभासी बना, उल्टा बना। यदि वस्तु वक्ता केंद्र और एफ के बीच रखा जाए, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बना, बड़ा बना, लेकिन आभासी बना और उल्टा बना। यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए, प्रतिबिंब अनंत पर बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना, लेकिन आभासी बना और उल्टा बना। यदि वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, ठीक है, वस्तु से बड़ा बना और सीधा बना, ठीक है, और वास्तविक। बाकी सब में आप क्या देखे, आभासी, और इसमें बना वास्तविक। क्लियर हो गया? मतलब सभी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बनता है। एक स्थिति जो है जहां अगर यदि वस्तु P और F के बीच यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो आभासी और सीधा। क्लियर हो गया? इसी को किरण आरेख के द्वारा आप समझा। ठीक, अब सेम चीज है, इसको बस फिगर में दिखाया गया है। अब कुछ खास चीज चिन्ह परिपाटी को देखें। चिन्ह परिपाटी होता है कि जब हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं, अब देखेंगे कि जब न्यूमेरिकल बनता है तो कहीं -10 लिखा हुआ है, कहीं +10 लिखा हुआ है। ये क्या है, -10 का क्या चक्कर? कुछ नहीं है। आप जैसे आप कोऑर्डिनेट में नियामक ज्यामिति में क्या करते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां मिलता है उसका मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से ऊपर और दाएं आप प्लस मान के चलते हैं, मूल बिंदु से नीचे और बाएं आप माइनस मान के चलते हैं। सेम आप कंसेप्ट इसमें लेके चलिए, आपको कहीं कोई गलती नहीं होगी। ध्रुव पे अपने आप को मानिए, ठीक है, ध्रुव को माने अपने आप ध्रुव पे। ध्रुव पर मानने के बाद ध्रुव से बाएं चलेंगे, सब माइनस हो जाएगा, और ध्रुव से दाएं चलेंगे प्लस हो जाएगा। सीधा के स्थिति में ध्रुव से ऊपर चले तो प्लस हो गया, नीचे आए तो माइनस। क्लियर हो गया? तो सीधा प्रतिबिंब होगा प्लस लेंगे, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा माइनस ले लेंगे। दर्पण से पहले है तो प्लस लिए, दर्पण के पीछे है माइनस लिए, दर्पण से पहले है तो माइनस लिए, और दर्पण इमेज दर्पण के पीछे है तो प्लस लिए। प्रॉब्लम? अब देखिए इसका बोलिए, ये अवतल दर्पण की बात की जाए। अवतल दर्पण में वस्तु को तो इधर रखा जाता है, तो वस्तु इधर है तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस रखा जाएगा। वस्तु दूरी किसको कहते हैं? जहां वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो यहाँ से मुख्य यहाँ जो है ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी यही होती है वस्तु दूरी। प्रतिबिंब जहां बनता है, तो प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बना, तो प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष को जहाँ टच करेगी, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण में देखिए वस्तु दूरी माइनस, और अवतल दर्पण की का जो देखिए गोला किधर है, इधर, तो इसका वक्ता केंद्र क्या है, ध्रुव से बाई तरफ। तो ध्रुव से बाई तरफ है, तो निश्चित तौर पे जो है यह माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। तो जब वक्ता त्रिज्या माइनस होगी तो उसी का तो आधा होता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी भी माइनस हो जाएगी। तो अवतल दर्पण में वस्तु दूरी और फोकस दूरी हमेशा माइनस लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, कोई दिक्कत? ऐसे कहेगा कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो निश्चित तौर पर आप u जो है वस्तु दूरी को u से, प्रतिबिंब दूरी को v से, और फोकस दूरी को f से व्यक्त करते हैं, तीनों स्मॉल। तो वस्तु दूरी u आप क्या लेंगे, अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, सो लिखा हुआ है, तो आप -20 लेंगे। ठीक, फोकस दूरी है कि 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, -10 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो है उसकी वक्र त्रिज्या माइनस, तो उसकी फोकस दूरी माइनस ही होता है। अब प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब एक ही स्थिति है कि एफ और पी के बीच में यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है और प्लस आ रहा है दर्पण के पीछे इमेज, बाकी सभी में इमेज दर्पण के
बाईं ओर यदि बन रहा है, दर्पण की ओर बन रहा है, तो निश्चित तौर पे वो माइनस ही लेंगे। अवतल दर्पण में अक्सर जो है वो प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में आता है। ठीक है, बस आपका जो यदि प्रतिबिंब दूरी निकालना हो और प्रतिबिंब दूरी यदि प्लस में आ रहा है तो आपकी प्रकृति हो जाएगी इमेज का दर्पण के पीछे। बाकी यदि माइनस में आ रहा है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब दर्पण की ओर बना है। ठीक है, इसको फिर न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। उत्तल दर्पण की बात आते हैं। उत्तल दर्पण में क्या देखिए, ये दाहिना भाग है, गोला का वक्ता केंद्र क्या है, दायां में। तो वक्ता त्रिज्या प्लस में आया कि माइनस में आया, दर्पण से दाईं ओर है तो प्लस में आया। वक्ता त्रिज्या जो है वो प्लस में आया तो निश्चित तौर पे फोकस दूरी भी क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो अब उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस दूरी वो प्लस लेते हैं और अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस लेते हैं। क्यों लेते हैं, ये हमको लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि अवतल दर्पण में बाईं ओर होता वक्ता त्रिज्या, दर्पण के बाईं है तो माइनस ले लिए, ये दाईं ओर होता वक्ता त्रिज्या। देखिए ना, गोला है तो गोला दाएं नहीं गया तो दाएं गया, तो इसका फोकस दूरी प्लस हो जाएगा। तो अवतल दर्पण की वक्ता की फोकस दूरी माइनस, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस। वस्तु दूरी पे आते हैं। वस्तु को दर्पण की ओर रखेंगे तो वस्तु दूरी माइनस ही होगा। अब प्रतिबिंब दूरी जो है जिधर बनेगा, यदि दर्पण की ओर बना तो माइनस, दर्पण से इधर दर्पण से पीछे बना तो प्लस। कंफ्यूजन दूर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना रहा। ये चित्र आरेख से बताया हुआ है कि कहाँ पे वस्तु रखा जाएगा तो कैसे, जो आप पूरा पूरा डाटा समझ में। अब है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो आप देखिएगा कि अवतल दर्पण को का काम है कि प्रतिबिंब को फैला देता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम। तो फैलाने का काम आपको किस किस कौन कौन सा ऐसा उपकरण है या फिर डिवाइस है जिसमें इमेज को फैलाने की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर ये एग्जाम्स में आ जाते हैं, अवतल इनमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है या है। तो जहां आप बस ये दिमाग में रखिए, जहां इमेज, जहां हमको प्रकाश की किरणों को फैलाने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे टॉर्च का लाइट है। देखिए छोटा सा एकदम, आप टॉर्च खोलेंगे तो उसमें जो बल्ब होता है बहुत छोटा होता है। वहां पे क्या करता है, ऊपर में जो आप देखते हैं कि एक ग्लास लगा होता है, वो ग्लास होता है अवतल दर्पण का। वो क्या करता है, उस छोटे से बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक, तो टॉर्च में होगा सर्च लाइट, खोजने वाले जो लाइट होते हैं उसमें। वाहन में आप देखिएगा कि हेडलाइट जो होता है, मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, बस का हो, हेडलाइट है। हेडलाइट में भी जो बॉल होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन जब वो हेडलाइट जो बल्ब जलाता है गाड़ी वाला, देखिएगा उसका रोशनी बहुत दूर फैलता है। तो उसमें भी वो अवतल दर्पण डाला जाता है ताकि क्या हो कि इमेज को बड़ा कर दे, फैला दे। क्लियर हो गया। तो टॉर्च में, सेटेलाइट में, वाहनों में, ठीक है, वाहनों के हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट या अग्रदीप कहते हैं। हाँ, या कोई एग्जाम में हेडलाइट ही शब्द लिखा रहता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए, शेविंग करना है, मेकअप करना है, तो आपको अपने फेस की इमेज को बड़ा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां भी इसमें दर्पण का यदि यूज किया जाए, ऐसे लोग समतल दर्पण में भी शेविंग कर लेते हैं, लेकिन बड़ा इमेज यदि उसमें फुंसी है, पूरे फुंसी है और आपको जो है कठिनाई होती है, आप शेविंग करते हैं तो फिर आपको कट जाता है, हाँ, मेकअप में अच्छा से मेकअप नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में अवतल दर्पण में यदि ये काम किया जाए तो क्या होगा, इमेज बड़ा बनेगा। तो इमेज बड़ा बनेगा तो क्या होगा, हम स्पष्ट रूप से उसको कर पाएंगे, जो घटना की संभावना कम होगी। तो वहां भी उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सूर्य का प्रकाश जो फैलाएगा तो क्या होगा कि सौर भट्टी में ऊष्मा का क्या होगा, फैलाव। ठीक, अब आते हैं उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण यह देख लीजिए, तो उत्तल दर्पण में इधर वस्तु है, इमेज इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इसकी स्थिति कम होती है। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है।
और यदि वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो, अनंत या पी के बीच रखा जाए, तो इधर तो वक्ता केंद्र है नहीं जो सी वाला मामला आएगा, या फिर है नहीं जो इसका मामला आएगा। उसमें क्या था कि वक्ता केंद्र इधर था तो सी के बीच, अनंत से सी के बीच रखा जाए तो सी पर रखा जाए। इस समय तो वस्तु जिधर से पेंट किया उधर वस्तु डालेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। हमको तो हमेशा रखना होगा परावर्तक सतह जिधर वस्तु का परिवर्तन संभव है, तो संभव है दर्पण की ओर, तो इधर रखेंगे। तो इधर तो सिर्फ ध्रुव है, बाकी सब तो दाहिने साइड में है, इसलिए सिर्फ दो कंडीशन है, अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनेगा, और यदि अनंत तथा ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दोनों कंडीशन में दर्पण के पीछे बनेगा। फर्क क्या है, इसमें इमेज बहुत छोटा बनेगा, यदि अनंत पर है तो बहुत छोटा बनेगा, और यदि अनंत और एफ के बीच में है, मतलब ध्रुव से पर नजदीक है, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब जो होंगे वो आभासी होंगे और सीधा होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, आभासी होंगे और सीधा होंगे। क्लियर हो गया? हमको लगा उत्तल दर्पण में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। यदि वस्तु अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। जो अत्यधिक छोटा होगा, आभासी होगा तथा सीधा होगा। उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, जो छोटा होगा और आभासी तथा सीधा होगा। ये उत्तल दर्पण में भी क्लियर हो गया आपका। इसमें भी वस्तु ध्रुवी इधर हो गई, प्रतिबिंब ध्रुवी इधर हो गई भी। और इसे पकड़ सकते हैं, यदि प्रतिबिंब दूरी माइनस आया है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस आया है तो निश्चित तौर पर वो दर्पण अवतल ही होगा। लेकिन प्लस आया है तो ज्यादा संभावना उत्तल की, लेकिन अवतल भी हो सकता है, क्योंकि अवतल में आप देखिए ना कि एफ और पी के बीच में यदि वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। अब उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग समझें। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वह उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण क्या करता है, अब देखिए दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब का साइज छोटा कर देता है। तो बड़े साइज को छोटा में लाना है। अब वाहन में क्या देखते हैं कि वाहन में छोटा सा मिरर, साइड मिरर जो होता है वाहन में, जिसमें आपके ड्राइवर देखता रहता है पीछे के पोजीशन को, बहुत छोटा दर्पण है, लेकिन देखिए उसमें बहुत सारा पीछे का हिस्सा दिखाता रहता है। क्या किया, वो दर्पण इमेज को छोटा करके वहां लाया। तो जहां भी इमेज को छोटा करके लाने की आवश्यकता होगी वहां इस दर्पण का उपयोग किया जाएगा। दर्पण का वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसका विशेष प्रयोग होता है। ठीक, चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी आपका क्लियर हो गया। दर्पण से बाईं ओर है माइनस, दर्पण से दाईं ओर है प्लस, दर्पण से ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस। अब दर्पण सूत्र समझते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण में तीन चीज आप सीखे हैं, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। यदि दो दिया रहता है, एक निकालना होता है, उसके लिए जो सूत्र होता है उसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। क्लियर? अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सीधे आप v का मान पुट कर देंगे, माइनस प्लस जरूर लेना है, चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। अवतल दर्पण दिया है कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो u की जगह -20 डालेंगे। अवतल दर्पण दे दिया तो फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है तो -8 डालेंगे हम। क्यों? क्योंकि दर्पण सूत्र में चिन्ह परिपाटी को नहीं भूलेंगे। चिन्ह परिपाटी आपका क्लियर है, जब इसको आप न्यूमेरिकल बनाएंगे चिन्ह परिपाटी को ध्यान रखना। अगले हम जो न्यूमेरिकल क्लास में हम आपको बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। व्हाइट बोर्ड पे इसको हम बना के बताएंगे, फिर आपको तो अपने प्रैक्टिस करना है। ठीक, अब आते हैं आवर्धन। आवर्धन मतलब होता है कि इमेज का साइज बढ़ा के घटा, उसी को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी
और वस्तु की जो ऊंचाई होगी, बिंब माने वस्तु, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी और वस्तु की जो ऊंचाई होगी, इसी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको m से व्यक्त करते हैं। m से ही क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि आवर्धन का इंग्लिश होता है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन m से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको m से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और यदि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से अनुपातिक तुलना किया जाए तो इसका मान -v/u हो जाता है, -v/u। और -v/u में सीधे हम नहीं डाल देंगे वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी, हम उसके चिन्ह परिपाटी का हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि v माइनस में आ रहा है तो यहाँ माइनस तो रहेगा ही, v में भी हम माइनस डालेंगे साथ में, u माइनस में है तो u में माइनस डालेंगे, u तो हमेशा माइनस में रहता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या दे रहा है, ठीक, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण क्या है? उत्तल है। जो मिले, सबसे अच्छा नॉमिकल बनाने का तरीका है कि जो फाइंड आउट हुआ है, जो दे दिया पहले उसको नोट कर लेंगे, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना, कि लंबा क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे हैं, टाइम किल होगा। जो मिला हमको कि वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तुरंत इसका जो है हम पहले इसका फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो फोकस दूरी क्या हो जाता है? दर्पण है उत्तल, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या प्लस आएगा, दाहिने तरफ आएगा, तो +3/2 कर दिए, प्लस 1.5 डेढ़ मीटर आ गया। दिक्कत? अब आगे पढ़ेंगे। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब निकालना है, यानी ये वस्तु है 5 मीटर की दूरी पर, तो वस्तु 5 मीटर की दूरी पर, तो बताएं क्या है कि वस्तु हमेशा माइनस रखते हैं, दर्पण की ओर रखते हैं, तो हम यहाँ 5 को क्या रखेंगे? -5, u हो गया हमारा -5। देखिए u पता है, f पता है, बस दर्पण सूत्र का प्रयोग हम कर लिए, 1/v + 1/u = 1/f। हमको निकालना क्या है? v निकालना। तो 1/v = u उधर चला गया तो क्या हो गया? 1/f - 1/u। f कितना लिए? 1/+1.5 लिए। प्लस क्यों लिए? उत्तल दर्पण था। और u क्या लिए? माइनस, तो ये इधर आया इसलिए माइनस हो गया, 1/-5 लिए। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 1/5 + 1/1.5 + 1/5 हो गया। इसको सॉल्व कर दिए, v आ गया 1.15, ये प्लस में आया। प्लस में आने का क्या अर्थ है? तो दर्पण की ओर बना के दर्पण के पीछे बना? अभी बताएं कि यदि माइनस आया तो दर्पण की ओर बना, प्लस आया तो दर्पण के पीछे बना, तो इमेज दर्पण के पीछे बना। और कितने पीछे बना? तो दर्पण से 1.15 मीटर की दूरी पर बना। क्लियर हो गया? इस तरह से आप ढेर सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन आपका समाप्त हुआ। अगले क्लास में, कल की क्लास में हम प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे।